दोस्तों एनिमे में वॉर तो बहुत ही कॉमन है, पर उसी कॉमन वॉर में से सबसे ज्यादा खतरनाक वॉर कौन सा है? स्वागत है आपका दोस्तों स्क्रीन पॉइंट में, और आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 डेंजरस या फिर दोस्तों डेडली वॉर के बारे में। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करें ताकि इससे रिलेटेड कोई वीडियो आप मिस न कर सके। दोस्तों आपको भी पता होगा कि वार जैसा चीज कितना ज्यादा खतरनाक होता है, और तो वही वार अगर एनिमे में आ जाए तो वो और भी खतरनाक हो जाता है। जब एनिमे में वॉर शुरू होता है तब सीन देखने में बहुत ही मजा आता है, पर उतना ही खतरनाक कैरेक्टर के लिए होता है जिनका दोस्तों डेड बॉडी नीचे पड़ा हुआ होता है। एक तो ऐसे देखा जाए तो एनिमे में हमें कई प्रकार की वॉर देखने को मिल जाते हैं, पर दोस्तों क्या आप कभी सोचे हैं कि उन्हीं वॉर में से सबसे ज्यादा खतरनाक वॉर कौन सा है? अगर नहीं सोचे हैं तो दोस्तों ये वीडियो में वही बताने वाले हैं। तो दोस्तों टाइम ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 11, वर्ल्ड वॉर 2 द ग्रेव ऑफ फायरफाइल्स। दोस्तों द ग्रेव ऑफ फायरफाइल्स में हमें वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापानीज और अमेरिकन फोर्स के बीच में बैटल देखने को मिलता है, जो कि दोस्तों एक वॉर का मतलब अच्छे तरीके से बताता है। इसके अलावा दोस्तों इसमें 2 चिल्ड्रन यानी 2 बच्चे देखने को मिल जाते हैं जो कि जापान के वॉर वाले स्टेट में सर्वाइव करने के लिए संघर्ष करते हैं। और दोस्तों कुछ भी हो, पर वर्ल्ड वॉर 2 अच्छी तरीके से एक डेडली वॉर को दर्शाता है, और रियल वर्ल्ड में भी ये कितना डेंजरस हुआ था जापान के साथ हमको अच्छी तरीके से पता है। लास्ट दोस्तों ये वॉर का असर इस एनिमे में उन 2 बच्चों के फेस में देखने को मिल जाता है, जो कि दोस्तों बहुत ही इमोशनल होता है। अब इस बार 10 पे आता है सेयन्स वर्सेस टफल वॉर्स ड्रैगन बॉल जीटी। दोस्तों ये वॉर एक सिविल वॉर था जो कि दोस्तों 10 साल तक चला था, जो कि प्लान पे हुआ था। यहाँ पर दोस्तों टफल्स थोड़े एडवांस प्रजाति के थे, जबकि सेयन्स थोड़े बार्बरिक प्रजाति के थे। दोनों एक साथ एक ही प्लैनेट में रहा करते थे, लेकिन दोस्तों कुछ समय के बाद सेयन्स अटैक कर देते हैं टफल्स के ऊपर, और इनका अगुवाई कर रहा था इनका कमांडर किंग वेजिटा। यहाँ पर वॉर बहुत ही भयंकर होता है। सेयन्स के सामने टफल्स का कोई भी टेक्नोलॉजिकल वेपन काम नहीं आता है। ये वॉर और भी भयंकर हो जाता है जब दोस्तों फुल मून प्लांट में अपेयर होता है, और यहाँ दोस्तों 100 साल में एक बार फुल मून अपेयर होता है। जब फुल मून आता है तब सेयन्स अपने क्रिएटिव फॉर्म में आ जाते हैं और टफल्स का विनाश कर देते हैं प्लैनेट से, और वही प्लैनेट को कब्जा कर लेते हैं, और इसका नया नाम उनके कमांडर के नाम से रखा जाता है जिसका नाम प्लैनेट वेजिटा होता है। अब इस 9 पे आता है द जोई वॉर गिंटामा। एनिमे में गिंटामा अपने अच्छे कॉमेडी के लिए जाना जाता है, पर ये सिर्फ तो हंसने वाला पार्ट हो गया। इसके अलावा गिंटामा में हमें और भी कुछ देखने को मिला था। एक तो से देखा जाए तो एनिमे में एलियंस का आना इंटरेस्टिंग तो लगता है, पर एलियन के आने से शांति जैसा चीज का सत्यानाश हो जाता है। इतना ही नहीं बल्कि गिंटामा में जापानीज गवर्नमेंट भी एलियंस का आना एक्सेप्ट कर लेता है। पर दोस्तों गिंटोकी और जॉय दोनों ही गवर्नमेंट का और एलियन का सामना किए थे, जिसमें हमें एक इपिक वॉर देखने को मिला था। ये बैटल बहुत ही खतरनाक हुआ था क्योंकि दोस्तों इसमें एलियन ही नहीं थे बल्कि दोस्तों गवर्नमेंट भी शामिल था। अब इस बार 8 पे आता है वर्ल्ड वॉर द सागा ऑफ टेनिया द इविल सीरीज से। दोस्तों वर्ल्ड वॉर 1 हिस्ट्री में एक ऐसा टाइम था जिसमें हमें कई सारे हॉरर, कई सारे नए टाइप्स के वेपन और बैटल्स का तरीका देखने को मिला था। पर द सागा ऑफ टेनिया द इविल एक ऐसा एनिमी है जिसमें वर्ल्ड वॉर 1 के सिचुएशन के साथ उसमें मैजिक भी मिक्स हो गया था। इस सीरीज के फाइट में या तो दोस्तों बैटल में बहुत ही ज्यादा मैजिक पावर का हॉरर देखने को मिला था। ये तो से देखा जाए तो मैजिकल पावर का हॉरर बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, या तो इसकी वजह से बैटल या फिर दोस्तों फाइट भी बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। अब इस बार भी आता है द ग्रेट वॉर नो गेम नो लाइफ से। दोस्तों नो गेम नो लाइफ में हमें एक ऐसा वर्ल्ड देखने को मिलता है जिसमें एक गॉड के द्वारा सभी रूल्स बनते हैं। इसमें भले हमें अच्छे और कलरफुल चीज देखने को मिल जाते हैं, पर इसका ग्रेट वॉर एक खूनी वाला वॉर था, और ये वॉर पूरे वर्ल्ड को कंफ्यूज में डाल दिया था। ये वॉर में अलग अलग गॉड्स एक दूसरे से लड़े थे क्योंकि वो सभी अपने हाथों में पूरा कंट्रोल रखना चाहते थे। इसमें सिर्फ गॉड्स ही नहीं थे बल्कि इसमें कुछ एंजल्स और इंटेलिजेंट रोबोट भी लड़े थे। ओवरऑल आप खुद सोच सकते हैं ये कितना घमासान वॉर हुआ होगा, जिसकी वजह से दोस्तों पूरा वर्ल्ड कंफ्यूज में पड़ गया था। अब इस 6 पे आता है द होली ग्रेल वॉर। दोस्तों अगर हम देखते हैं तो फिर सीरीज में मैगी एक कैटेगरी होता है जिसमें दोस्तों मैगी कैटेगरी के ह्यूमंस अपने पावरफुल सर्वेंट्स को लाते हैं क्योंकि वो अपनी गॉड लाइक एबिलिटी को यूज करके सामने वाले को डिफीट कर सके। यहाँ पर दोस्तों मैगी इतने खतरनाक होते हैं कि बिना पावरफुल नाइट और हरकुलिस की मदद से अपने वॉरियर्स को ट्रेन कर लेते हैं, जो कि बैटल में अपना खतरनाक वेपन के जरिए फाइट करते हैं। द होली वॉर में एक कंपटीशन होता है जिसमें होली ग्रेल किसका होगा ये डिसाइड होता है। इसकी वजह से इसमें हमें डेडली बैटल देखने को मिलता है जिसमें दोस्तों मैगी अपने पावरफुल सर्वेंट्स को लाते हैं और उनके बीच बहुत ही खतरनाक बैटल होता है। अब इस 5 पे आता है द रिवेलेंस उर्गिया से। दोस्तों जब तक एक इंसान कुछ दुश्मनों को या फिर कुछ सोल्जर्स को नहीं मार लेता तब तक वो एक अच्छा विरोध वाला इंसान नहीं बन सकता है। दोस्तों ये सीरीज के जितने भी सीजन हैं
वो बहुत ही कंफ्यूज है, क्योंकि दोस्तों एक सीजन में कोई एक हीरो होगा तो दोस्तों वो दूसरे सीजन में विलेन हो गया होगा। खैर दोस्तों अब आते हैं काउंटडाउन पे। यहाँ पर दोस्तों अपने माँ का बदला लेने के लिए और जापान में अपना चलाने के लिए लेल्यूज कई सारे टेररिज्म एक्टिविटीज को दस्तक देता है, बहुत ही खतरनाक चीजों को अंजाम देता है। लेल्यूज के लिए डेथ जैसा चीज कुछ भी नहीं होता है, तो ऐसे लेल्यूज के लिए ये एक बैटल ही होता है जो कि बहुत ही डेंजरस साबित होता है। अगर आप ये सीरीज को देखेंगे तब आपको पता चलेगा लेल्यूज जीता है या मरता है। इसका हर एक प्लान डेंजरस होता है, पर दोस्तों चीज असली में तब चेंज हुआ था जब लेल्यूज का हरकत जापानीज पीपल का बड़ा नरसंहार को एनकरेज कर रहा था। यहाँ पर दोस्तों मैंने जानबूझकर इसमें स्पॉइलर नहीं दिया है, क्योंकि दोस्तों अगर आप स्पॉइलर जान जाएंगे तो ये सीरीज देखने का मजा किरकिरा हो जाएगा। अब इस वो 4 पे आता है इशफल सिविल वॉर। दोस्तों एक तरह से देखा जाए तो ये वॉर ऐसे स्टार्ट नहीं हुआ था। जब एक अनजान ताकतवर के बीच एक इसाबेल बॉय का मौत हो गया था, तभी दोस्तों उसके बाद कंट्री में सिविल वॉर शुरू हो जाता है। इस वॉर में बहुत ही ज्यादा लाशें गिरी थी। अगर हम नोटिस करें तो फुल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड में ये एक बहुत ही बड़ा इवेंट हुआ था और बहुत ही बड़ा और डेडली वॉर था। पर दोस्तों बाद में ये पता चलता है कि इसाबेल वॉर को एक तरह से ब्लड शेड यानी दोस्तों रक्तपात क्रिएट करने के लिए यूज किया गया था, जो कि दोस्तों नेशन वाइड ट्रांसपोर्टेशन सर्कल के लिए जरूरी था। लगभग वॉर खत्म होने के 8 साल बाद ये सर्कल को एक्टिव किया गया था, जिसके दौरान ये सर्कल सभी ह्यूमंस बीइंग का जीवन को कंज्यूम करके एक स्टोन में फ्यूज कर दिया था, जिसको दोस्तों मिस्टर स्विंग फादर के द्वारा यूज किया गया था। कुछ भी हो दोस्तों ये वॉर इतना खतरनाक हुआ था कि इसमें बहुत ही खून बहे थे और बहुत ही लाशें गिरी थी। अब दोस्तों नंबर 3 पे आता है द परमानेंट वॉर, या फिर दोस्तों मरीन फोर्ड वॉर भी आप इसे कह सकते हैं। दोस्तों वन पीस अपने कलरफुल और चाइल्ड लाइक नेचर के लिए जाना जाता है, पर इसके अलावा एनिमे में कुछ धमाल ना हो तो फिर एनिमे भी थोड़ा फीका लगता है। अगर हम वन पीस का मरीन फोर्ड वॉर के बारे में बात करें तो इस वॉर में बहुत ही खतरनाक वॉर देखने को मिला था मरीन फोर्ड के आइलैंड में, इसलिए दोस्तों इसका नाम मरीन फोर्ड वॉर है। ओवरऑल देखा जाए तो ये वॉर व्हाइट पायरेट्स और मरीन के बीच हुआ था। इस वॉर में बहुत सारे मरीन और पावरफुल पायरेट्स पार्टिसिपेट किए थे, जैसे कि दोस्तों एडमायर को पकड़ लीजिए या फिर सी एम्परर को पकड़ लीजिए। इस वॉर के एंड में बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, यहाँ तक कि अर्थक्वेक तक देखने को मिल गया था, पर इसके अलावा गन फायरिंग और आग का बारिश भी देखा गया था। एंड में दोस्तों व्हाइट बेयर मर जाता है और ये वॉर मरीन्स जीत जाते हैं। लेकिन दोस्तों वन पीस को जरूर चेकआउट कीजिएगा, ये एक बहुत ही अच्छा एनिमी है। यहाँ पर दोस्तों अगर किसी को लगता है कि वन पीस में कोई भी नहीं मरता तो पैरामाउंट वॉर या फिर दोस्तों मरीन फोर्ड वॉर उनके लिए एक अच्छा एग्जाम्पल है। अभी दोस्तों नंबर 2 पे आता है द फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर, या फिर दोस्तों आप इसको फोर्थ शिनोबी वॉर भी कह सकते हैं। दोस्तों एक तरह से देखा जाए तो नारुतो में हम सभी निंजास को किलिंग मशीन कह सकते हैं और ये अपने दुश्मनों को नहीं छोड़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये चौथे ग्रेट निंजा वॉर में कई सारे क्लैंस के बीच में वॉर हुआ था। इस वॉर के दौरान दोस्तों अलग अलग क्लान से सभी शिनोबी थे और दूसरी तरफ माड्रा उचिया के फोर्स थे। यहाँ पर माड्रा नारुतो का मेन विलन है। अगर आप नारुतो देखे होंगे तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि ये कितना डेडली वॉर था। इस वॉर में दोस्तों सभी अपना बेस्ट देके फाइट कर रहे थे, पर दोस्तों माड्रा भी किसी से कम नहीं है, क्योंकि दोस्तों स्टार्टिंग में ये वॉर में एंटर नहीं किया था। ये थोड़े लेट में वॉर में एंटर करता है, लेकिन जब एंटर करता है तब इसका इन्फ्लुएंस हमें अच्छे तरीके से देखने को मिला था। फाइनली दोस्तों नंबर 1 पे आता है ह्यूमैनिटी वॉर अगेंस्ट टाइटन, अटैक ऑन टाइटन से। दोस्तों भले बाकी की सीरीज अपने दुश्मन के हिसाब से कुछ फॉरेन वाले फोर्स को ला लेते हैं, पर दोस्तों अटैक ऑन टाइटन्स डायरेक्टली मॉन्स्टर वाले बीइंग को लाया था। इसमें दोस्तों ह्यूमैनिटी को हमेशा डर रहता है कि वो कहीं टाइटन्स का शिकार ना बन जाए, और फाइनली दोस्तों टाइटन्स उनके पास पहुंच जाते हैं। यहाँ पर टाइटन्स का फोर्स बहुत ही खतरनाक होता है और डेडली भी होता है। अभी तक दोस्तों वॉरियर्स इनको हराने में लगे हुए हैं। लास्ट में दोस्तों टाइटन के खिलाफ ह्यूमैनिटी का वॉर एक बहुत ही खतरनाक वॉर होता है। जैसे कि दोस्तों हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि टाइटन्स का फोर्स बहुत ही डेडली होता है, और दोस्तों अगर आप देखे हैं तो ये कितना डेंजरस है आपको अच्छी तरीके से पता होगा। तो दोस्तों यही था एनिमे के टॉप 10 डेडली वॉर के बारे में, या फिर दोस्तों आप इसको डेंजरस वॉर भी बोल सकते हैं। दोस्तों वीडियो को कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट कीजिएगा, और कौन सा वॉर आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा वो भी जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम आप तक ऐसे ही ऑसम कंटेंट पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों हमसे वापस मिलते हैं किसी दूसरे नई वीडियोस में।